नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और ये आज आपके लिए विशेष तौर पर जो अग्निवीर परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म डल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल तक हो गई है, और जो भी बच्चों ने जिनका सपना भारतीय सेना में जाने का है उन्होंने फॉर्म डाल दिया होगा, और जो बच्चे रह गए हों वो जल्दी से डाल भी दें। और हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम जीके जीएस कवर करेंगे और आपको 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आपको देंगे विथ एक्सप्लेन, ताकि आपका सपना में हमारा भी थोड़ा सा सहयोग रहे और आप उस मेहनत को जो कर रहे हैं, जिसमें आप वर्दी पहनने का सपना देखते हैं, उस सपना साकार करने के लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम जीके जीएस की टॉपेस्ट क्वेश्चन की बेहतरीन 30 क्वेश्चनों की लिस्ट लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम और सपनों के लिए एक कारगर साबित होगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये आज का पहला सेट पेपर, जिसमें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, और आज के क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से सोच समझ के एक नोटबुक रखना है और पेन रखना है, और पहले आप अपने जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उनके आंसर आपको देना है, और तुरंत उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे और उसका एक्सप्लेन भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रेणुका झील स्थित है, यानी आपको बताना है भारत के किस राज्य में रेणुका झील स्थित है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषता हम आपको अभी बताएंगे। पहले आप रेणुका झील स्थित है क्या हिमाचल प्रदेश में, असम में, उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो जल्दी से आप अपना आंसर नोट कर लीजिए। आपको केवल कुछ नहीं करना है, जैसे अग्नि में 1 to 30 क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और आपका अपना आंसर यानी सेल्फ और राइट। ठीक है, आप सेल्फ में जो आंसर लगाएंगे A B C D, चाहे जो भी आंसर हो आपका, अगर यहाँ पर आपने जो भी आंसर लगाया है, चाहे ये लगाया है, अगर राइट है तो राइट का चिन्ह लगाएंगे और रॉन्ग है तो रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। इनमें से इस प्रकार से आप अपने नोटबुक पर काम करेंगे, ताकि आपको इन क्वेश्चनों के साथ आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाए, यानी आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लें कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ फिर हम आपको इसके अन्य जानकारियां भी देंगे, और आप अपना स्कोर ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलते हैं। आपने आंसर लगा लिया होगा। रेणुका झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में। और ये भारत की इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आर्द्र भूमि आप जानते हैं कि जो नमी युक्त क्षेत्र होता है, जो जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाए जाने की उम्मीद है। ठीक है, इस वजह से ये जो क्षेत्र होते हैं इनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और ये आप जीनियस फैक्ट जो आपको दिए जा रहे हैं वो आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, तो रेणुका झील कहाँ पर है, भारत की हिमाचल प्रदेश में है, और ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि हाफलॉन्ग झील कहाँ है, चंदुबी झील कहाँ है, दीपोर झील कहाँ है। तो ये तीनों झीलें कहाँ पर हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये है असम में। ठीक है, तो जो भी आपको पॉइंट नहीं आता है आप उसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होता है, जिसमें एक भौगोलिक संकेत इसका हिंदी नाम है, जो किसी भी प्रसिद्ध क्षेत्र के लिए किसी उत्पाद को विशेष तौर पर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। क्या हैदराबादी हलीम है, या अल्फांसो आम है, या मगही पान है,
या दार्जिलिंग की चाय है। तो आपको इन क्वेश्चनों में से सही आंसर आ गया होगा और आपने लगा भी लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो जिन बच्चों का सही है वो अच्छी तरह से अपना मार्क करते जाएं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आपको पता होगा दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग की चाय जो है उसको सबसे पहले मिला है। तो 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कब दिया गया था? 2004 में। अगर आपसे कहा जाए वर्जिन नारियल तेल, जो अभी 2025 में ही मिला है इस प्रोडक्ट को, और ये कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है घर चोला एक तरह से पारंपरिक हस्तशिल्प है और जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये घर चोला जो पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात से। इसी प्रकार पश्मीना ऊन, आप जानते हैं पश्मीना ऊन बकरियों से प्राप्त होती है और ये कहाँ की बकरियों से? लद्दाख की, वहाँ का एक फेमस प्रोडक्ट है और जिसे 2024 में ही क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो सबसे पहले पूछा गया है कि किसको मिला है, तो आपको पता चल गया है कि दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जो जीआई टैग प्राप्त किया गया है या प्रदान किया गया है, उसका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अगर आपसे पूछा गया है कि 2024 में घर चोला नामक पारंपरिक हस्तशिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध कहाँ से है? तो आप बता सकते हैं गुजरात से। इसी प्रकार पश्मीना ऊन आप समझ गए होंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो आप बताएंगे। ठीक है, फिर आएगा अजरक प्रिंट। ये अजरक प्रिंट का संबंध भी गुजरात से है और इसे भी 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर आपसे पूछा जाएगा सांची क्राफ्ट, यानी सांची क्राफ्ट कहाँ की है जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपको तुरंत आंसर लगाना है मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साजन प्रकाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो साजन प्रकाश का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या साजन प्रकाश बॉक्सिंग खेलते हैं या तैराकी करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। जल्दी से आप नोटबुक पर मार्कअप कर लीजिए। ठीक है, और इसका सही आंसर है साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और विशेष तौर पर आप जीनियस फैक्ट को जरूर नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है और नोट कर रहे हैं। जो आ जाता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है इसीलिए आपके सामने वो क्वेश्चन लाया जाता है कि ताकि आप पहले उसको पढ़ लें, समझ लें, रिवीजन कर लें, फिर आप आंसर भी देने में सक्षम हो जाएंगे। तो साजन प्रकाश ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे, तो आपका आंसर क्या बनेगा? साजन प्रकाश। और साजन प्रकाश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भारतीय तैराक हैं। साजन प्रकाश भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो ये केरल राज्य के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जीनियस फैक्ट भी अच्छे लग रहे होंगे और आप अच्छी तरह से इस पर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पायली एक्सप्रेस। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका जो क्वेश्चन है तो पाई या याली ऐसे भी आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना, बात एक ही रहती है। ठीक है, पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या वो हिमा दास हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, पीटी उषा हैं या ललिता बाबर हैं? तो आपका क्वेश्चन है पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर इसका क्या है? पीटी उषा। ठीक है, जिन्हें हम गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। ठीक है, उड़न परी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में।
तो इसका जो जीनियस फैक्ट है वो क्या है, पीटी ऊषा के नाम से प्रसिद्ध। देखो इनका पूरा नाम क्या है, पिलावुल्कंडी थेका परामिवेल ऊषा, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्हीं को पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। वे एक सेवानिवृत्त भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। ठीक है, तो ये कौन है, पीटी ऊषा एक एथलीट है जो कैसे ट्रैक एंड फील्ड पर रेस करती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उड़न परी भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है, यानी आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा द्वीप समूह है जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। तो उम्मीद है आपको आता होगा, तो आप आंसर लगाएंगे। क्या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ऐसा, या मालदीव है, या लक्षद्वीप है, या श्रीलंका है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मूंगे के द्वीप के से प्रसिद्ध कौन सा है, तो हमें उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब हम बताते हैं आपको कि लक्षद्वीप का आकार वलयाकार या एटॉल है। तो कभी कभी आकार भी पूछ लिया जाता है, और आप विशेष तौर पर जो भी पॉइंट आपको नहीं आते हैं वो नोट जरूर कर लें, ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चन का ऐसा सामना ना करना पड़े कि आपको लगे कि ये हमें आता नहीं है। ठीक है, तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वो आपको सबको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जिसका नाम ही हाल ही में क्या हो गया है, तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना है कि श्री विजयापुरम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप अपडेट रखेंगे। ये किसका नया नाम हो, ये नया नाम है, तो आपको ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का एकमात्र द्वीपीय बंदरगाह कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे पोर्ट ब्लेयर ही एकमात्र द्वीपीय बंदरगाह है भारत का। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। क्या वो सर सी.डी. देशमुख थे, या सर बेनेगल रामाराव थे, या सर जेम्स टेलर थे, या सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो एक आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का आंसर आपको सही से देना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आपको बताना प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, तो वो कौन थे, सर सी.डी. देशमुख। ठीक है, कभी कभी बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपन को, और आपको देखना है जीनियस फैक्ट, ठीक है, जो आप नोट करेंगे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न ए स्मिथ थे। अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो कौन थे, ओसबॉर्न ए स्मिथ थे। इसमें कहीं पर भी भारतीय शब्द की बात नहीं कही गई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना से संबंधित कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिशों पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो आपको क्या नाम देना है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर। भारत के वर्तमान गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आपको इसके साथ साथ जो जीनियस फैक्ट आपको मिलते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर पूछें तो कौन है, ओसबॉर्न ए स्मिथ, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछें तो सर सी.डी. देशमुख हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, यानी ये जो हमारा मंगलयान है
उसको लॉन्च करने का स्थान पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से आता होगा कि मंगलयान को कहाँ से लॉन्च किया गया, क्या वो चेन्नई से किया गया, या श्रीहरिकोटा से किया गया, या ट्राम्बे से किया गया, या गोपालपुर समुद्र तट पर से किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अच्छी तरह से आंसर लगा लिया होगा और सबको पता है कि मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप मार्क कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन सही भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो जीनियस फैक्ट में आपको मिल रहा है मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ से छोड़ा गया था, तो श्रीहरिकोटा से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दिवस है नेशनल हैं और राष्ट्रीय सेना के लिए भी है, तो इसका नाम अच्छी तरह से आपको पता होगा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, क्या 1 मार्च को, 15 मार्च को, 8 अक्टूबर को, या 4 दिसंबर को। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब लगाया होगा, मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको जीनियस फैक्ट में क्या मिल रहा है, तो ये भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 यानी 1932 को की गई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के कितने कमान हैं, तो कुल 7 कमान हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस। और 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। यानी इसके साथ साथ आपको तीनों सेनाओं के दिवस प्राप्त हो गए हैं। और जो भारतीय वायुसेना के बारे में पूछा गया है तो वो भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अभी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है और एग्जामों में भी आने लगा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्या वो 7 अप्रैल, 21 जून, 23 जुलाई, 21 सितंबर। ठीक है, तो आपको अब पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए जीनियस फैक्ट में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, अब इसमें पहला फैक्ट क्या मिला आपको, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे और याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, तो बहुत अच्छी तरह से याद रखना, आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, क्या वो मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल या दैमाबाद। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। और लोथल के बारे में आप जानते हैं, लोथल सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा क्षेत्र था। गोदीवाड़ा क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ बंदरगाह स्थल था। ठीक है, चलिए, तो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल लोथल, ये लोथल है कहाँ, तो आपको यहाँ मिल गया है, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। यानी सिंध का बाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसको कहा जाएगा, मोहनजोदड़ो को। इसीलिए ये जीनियस फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध का बाग किसे कहा जाएगा, तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, या सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो लोथल को। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। क्लियर,
चलिए, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो क्या वो नारंगी होता है या लाल होता है, नीला होता है या काला होता है। तो आप सबको पता होगा और आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, नारंगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे और आप क्वेश्चन करने में सफल हो रहे होंगे और आपको जीनियस फैक्ट भी प्रभावित कर रहे होंगे। तो आइए ब्लैक बॉक्स के बारे में और भी चीज़ें जो सुनते हैं। ब्लैक बॉक्स विमान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि ब्लैक बॉक्स के लिए होता है कि जो उड़ान भरी जाती है उसमें जो भी उड़ान भरते समय जो भी गतिविधियां विमान के अंदर हो रही हैं उन सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, तो वो ब्लैक बॉक्स के अंदर। ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी जब कभी दुर्घटना होती है किसी भी विमान की तो सारा विमान ध्वस्त हो जाता है, फिर भी उसमें से उसके ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जाता है और ब्लैक बॉक्स के मिलने से ही सारी गतिविधियों का पता चलाया जाता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है, ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में इसके लाल रंग के कारण, यानी पहले इसका रंग कैसा था, लाल रंग, तो इसे रेड एग भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि अगर आपको ब्लैक बॉक्स का रंग पता है कि नारंगी है, लेकिन इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ब्लैक बॉक्स जो है वो किस धातु का बना होता है। तो टाइटेनियम आपको पता चला है। प्रारंभ में इसका रंग कैसा था, तो लाल रंग था, इसको रेड एग भी कहा जाता था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो क्या वो लाल बहादुर शास्त्री का है, इंदिरा गांधी का है, राजीव गांधी का है या महात्मा गांधी का है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री की समाधि से है। ठीक है, तो आइए हम आपको जीनियस फैक्ट को ले चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति स्थल का संबंध, तो इंदिरा गांधी से, वीर भूमि का संबंध राजीव गांधी से, राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से और एकता स्थल का संबंध ज्ञानी जैल सिंह से है। ठीक है, तो ये इन सब की समाधि स्थल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मुझे बताइए कि चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है, बताएं जल्दी। तो चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, इसी प्रकार आपको और भी अन्य समाधियां बताई जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और सारी आपको बता दिए जाएंगे। धीमे धीमे स्लोली थोड़ा थोड़ा आप बढ़ते जाइए, हम आपके लिए पूरा कलेक्शन रखे हुए हैं। ठीक है, आइए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस व्यक्ति ने भारतीय सेना के लिए भी बहुत मदद की है। चलिए मैं बताता हूँ, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है। तो क्या राजेंद्र सिंह को या पीके हेगड़े को, चोवांग नोरफेल को या मेधा पाटेकर को। ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा। आपको अगर पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो और बढ़िया, कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है, तो चोवांग नोरफेल को। ठीक है, ये अब देखते हैं जीनियस फैक्ट। इसमें आपको मिलता है कि जो आइसमैन जी हैं चोवांग नोरफेल जी, इनके कृत्रिम ग्लेशियर के ऊपर फिल्म निर्माता आरती श्रीवास्तव द्वारा व्हाइट नाइट नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको ये पता है। और चोवांग नोरफेल द्वारा इस प्रकार के लद्दाख में ग्लेशियर टाइप के वो बना दिए जाते हैं जो भारतीय सेना को टेंट, ठीक है, वो भी उन्होंने
ही विकसित किए थे। उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारा नाम भी उनका है, ठीक है। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता थी। तो जब भी कभी आपसे मेधा पाटेकर का नाम पूछा जाए कि किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम वॉरियर्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उम्मीद है आपको फटाक से आंसर आ गया होगा, ठीक है। क्या नरेंद्र मोदी जी हैं, या सत्या नंदेला जी हैं, ठीक है, या शशि थरूर हैं, या कमलेश डी पटेल हैं? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनियस फैक्ट में क्या आपको बताया जा रहा है? हिट रिफ्रेश, जो हिट रिफ्रेश पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सत्या नडेला। और वाई आई एम आ हिंदू, इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। तो आपको उस बुक के साथ साथ यानी एग्जाम वॉरियर्स आपको क्वेश्चन में मिल गई है। हिट रिफ्रेश जो सत्या नडेला जी की है वो आपको मिल गई है। वाई आई एम आ हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपको अच्छी तरह से आता होगा और आप आंसर जल्दी से लगाएंगे। क्या समानता का अधिकार को कहा है, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है, या संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को कहा है, या तीनों को कहा है? यानी जो भी दिए गए हैं सभी को कहा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सीधा समझना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक संरक्षण के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, ठीक है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी वाला, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जीनियस फैक्ट। प्रस्तावना को संविधान का आईना कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि संविधान का आईना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र और राजनीतिक कुंडली। तो ये सभी नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकार को, ठीक है, जो कि किसके लिए है? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा है। बाकी आप ये सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के लिए ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे किसने क्या कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये हमारे सेना के प्रमुख हैं। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? क्या अमरप्रीत सिंह हैं, या दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, या उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और हम सबको पता है उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। चलिए जीनियस फैक्ट की ओर ले चलते हैं। हम सबको पता है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो श्री अमरप्रीत सिंह, ठीक है, ये 28वें वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो 26 में है। तो आपको क्वेश्चन में मिला थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, जो आपको नाम मिला कि उपेंद्र द्विवेदी जी, और वायुसेना अध्यक्ष श्री अमरप्रीत सिंह, और नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो ये वर्तमान सेना के प्रमुख आपको बता दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? देखिए शक्ति की इकाई एक नॉर्मल घरेलू तौर पे एक अलग होती है, वो उद्योगों में शक्ति की इकाई अलग होती है। तो आपसे सीधा पूछा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? क्या वो किलोवाट है, वाट है, जूल है, या अश्व शक्ति है? तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन का पता चल गया होगा। और सही आंसर क्या है? अश्व शक्ति यानी
हॉर्स पावर। ठीक है, तो इंडस्ट्री यानी उद्योगों में क्या चलता है। अब मिलते हैं जीनियस फैक्ट में, जिसमें आपको और भी राशियां बताई गई हैं कि लंबाई का जो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, जिसे हम लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में लाई डिटेक्टर मशीन और हिंदी में झूठ का पता लगाने वाली मशीन। तो क्या वो टेलीस्कोप है, या फोटोमीटर है, या पॉलीग्राफ है, या टेकोमीटर है। तो आपने अच्छी तरह से नाम सुने होंगे कि झूठ का पता लगाने के लिए कई फिल्मों में भी इसका यूज होता रहता है, देखने को मिलता है। तो वो कौन सा है, पॉलीग्राफ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपके क्वेश्चन बढ़िया जा रहे होंगे, आप कर पा रहे होंगे। मिलते हैं जीनियस फैक्ट में। इससे झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है जब वह सवालों के जवाब देता है। तो इसमें आपकी जो विशेषता है लाई डिटेक्टर मशीन की, वो आपको बता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के एब्रीविएशन वर्ड्स भी दिए जाते हैं एग्जाम में। तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है। क्या ग्लोबल प्राइम सिस्टम है, या ग्लोबल पीस समिट है, या ग्लोबल पोस्टल सिस्टम है, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आइए आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट की ओर। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अमेरिकी स्वामित्व वाली उपयोगिता है जो उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इस प्रणाली में 3 खंड होते हैं, एक तो अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और उपयोगकर्ता खंड। ठीक है, तो आपको जीपीएस के बारे में इतनी जानकारी अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अणुओं के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है। क्या द्रव में होता है, गैस में होता है, प्लाज्मा में होता है, ठोस में होता है। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किस में होता है, ठोस में, तभी तो वो ठोस होती हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपका आंसर, अगर आपने ठोस लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए आपको ध्यान रखना है जीनियस फैक्ट, ठोस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ये आपको पता चल गया है। द्रव में के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम होता है, तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी सबसे कम अणुओं के बीच आकर्षण किसका होता है, तो गैस का। इससे ज्यादा किसका होता है, द्रव का। और सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ गए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, आप अणुओं में देखें तो अगर हम गैस में देखें तो इस प्रकार से अणु दूर दूर फैले रहते हैं। ठीक है, अगर द्रव में देखें तो थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, और अगर हम ठोस के अणु देखें तो बिल्कुल बहुत सारे घने रहते हैं, बहुत अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत महीन बारीकी से हम कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अणुओं का आकर्षण बल होता है वो सबसे कम किस में होगा, गैस में। इससे ज्यादा किस में होगा, लिक्विड में। और सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में। चलिए समझ गए होंगे आप। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। यानी आपको बताना है वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण या यंत्र। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, क्या ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर। तो उम्मीद है आपको आसान लगा होगा ये क्वेश्चन, बढ़िया आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। क्लियर, बहुत बढ़िया।
आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं जीनियस फैक्ट से। भाई ये क्या क्या बताने वाले हैं। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से क्या मापते हैं, वाहन द्वारा चली गई दूरी को। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, शरीर का ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं सर, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। और बैरोमीटर आपके क्वेश्चन में था, जो इससे आप क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो आपको बताना है भाई किस नियम पर आधारित है। क्या वो नियत अनुपात पर आधारित है, या रासायनिक संयोजन पर आधारित है, या गति के संरक्षण पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। तो आपको अच्छी तरह से सोच के बताना है डाल्टन का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर आधारित है। तो आपको पता चल गया होगा, और सही आंसर है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। तो जीनियस फैक्ट क्या बता रहा है भाई आपको, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या बात कही जाती है, कही जाती है सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार बात की गई है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको अच्छी तरह से याद रखना है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। क्या हिदेकी युकावा ने की थी, एस.एन. बोस ने की थी, जे.सी. बोस ने की थी, या जे.जे. थॉमसन ने की थी। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता चुके होंगे या आपने लगा लिया होगा। और सही आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, क्या होगा, ये होगा हिदेकी युकावा। ठीक है, तो मिलते हैं जीनियस फैक्ट आपको क्या बताने वाले हैं। हिदेकी युकावा ने खोज की परमाणु बल के सिद्धांत की। एस.एन. बोस ने की बोसॉन कण की। जे.सी. बोस ने क्रैस्कोग्राफ की। ये याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं एग्जाम में, बनता है क्वेश्चन। जे.जे. थॉमसन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो बोसॉन कण की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बोसॉन कण आता है। ठीक है, तो एस.एन. बोस ने बोसॉन कण की, जे.सी. बोस ने क्रैस्कोग्राफ की। और क्रैस्कोग्राफ किसके लिए होता है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए होता है। आगे हम आपको और क्वेश्चन लागे तो उसमें एक्सप्लेन करते जाएंगे, फिर भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्रैस्कोग्राफ की खोज जे.सी. जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, क्या कंकालों का, शिलालेखों का, मानचित्रों का, सिक्कों का। तो जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा, एपिग्राफी किसका अध्ययन है, तो आंसर है शिलालेखों का। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा शिलालेख किसके द्वारा बनवाए गए थे, सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हम याद करेंगे आगे चल के। जीनियस फैक्ट बताने वाले हैं। कंकालों का अध्ययन किसमें होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में। शिलालेखों का आपको पता चल गया है। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी में, और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स में किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आपको लेटेस्ट मिलते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप केवल अग्निवीर के साथ साथ, क्योंकि जीके और जीएस का ये कोई भी सिद्धांत नहीं है कि जो क्वेश्चन आपका जीडी में आ गया या आपका रेलवे में आ जाए या किसी भी एग्जाम में आ जाए, तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई साहब ये अग्निवीर में आएगा तो एनटीपीसी में नहीं आएगा, एनटीपीसी में आएगा तो आपका ग्रुप डी में नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये जीके जीएस सीरीजें होती हैं, ये आप किसी भी एग्जाम्स के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और आपने आपका एनालाइज करना है, प्रैक्टिस सेशन है। आप अगर सही पढ़ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करके देखिए, अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कितने पानी में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं जीवित चीज़ों पर
मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी आपको सीधा सीधा बताना है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या वो एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो आपको फटाक से आंसर आपको पता करना है, और नहीं पता है तो भी आपको यहाँ पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसको बोलते हैं एडाफोलॉजी। ध्यान रखना है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, एडाफोलॉजी। आइए चलते हैं जीनियस फैक्ट क्या बताने वाले हैं आपको। एडाफोलॉजी हो गया। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन क्या होता है, एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंड्रोलॉजी में। एग्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किसमें किया जाता है, एग्रोबायोलॉजी। तो ये सभी प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सरल या कठिन कुछ नहीं होता है, जो आपको आता है वो सरल है, जो नहीं आता है वो कठिन है। और नहीं आता है तो उसकी वजह एक ही होती है कि हमारे सामने वो क्वेश्चन नहीं आए हुए होते हैं। तो जो आ गए हैं वो आपके लिए अब इजी हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या वो मच्छर का है, छिपकली का है, तिलचट्टा का है, सांप का है। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको अच्छी तरह से आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो आपको जीनियस दे रहा है आंसर, क्या बात है, छिपकली। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसकी जीनियस फैक्ट की ओर। तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है, सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात। अरे चिंता नहीं करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी सीरीजें आपके पास लगातार पहुंचेंगी। बस आपको अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए पढ़ते रहना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, वो इंसान ही क्या जो परेशानियों का सामना ना करे। ठीक है, तो आपको तो अपनी सफलता दिखानी है और दुनिया को तो दिखानी है, और दुनिया में अपने माँ बाप की भी पहचान बनानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा होमोसेपियंस कौन होते हैं, और लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है। क्या सिलिनियस, डार्विन, मिलर, जी.जे. मंडल। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका आंसर लगा लीजिए, और सही आंसर है होमोसेपियंस शब्द दिया गया था सिलिनियस, यानी कार्लिनियस या कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, जीनियस फैक्ट आपको क्या बताने वाले हैं कि किसका, देखो वैज्ञानिक नाम मानव का क्या था, होमोसेपियंस, इसीलिए वो शब्द दिया गया है। ठीक है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस्केटस है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना है। ठीक है, तो इसके साथ 1 बाय गेट 3, ठीक है, और दैट इज फ्री। सारे क्वेश्चन आपके सामने फ्री। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, क्या कॉकरोच है, घोंगा है, केंचुआ है, स्टार मछली है। तो मोलस्क परिवार से संबंधित कौन सा है, तो वो क्या है, फटाक से आप आंसर लगा लीजिए, और सही आंसर इसका है घोंघा। ठीक है, मोलस्क परिवार से संबंधित है। चलिए जीनियस फैक्ट क्या बताने वाले हैं। केंचुआ किस संघ से संबंधित है, एनालिडा। कॉकरोच किससे संबंधित है, ऑर्थोपोडा। स्टार मछली किससे संबंधित है, तो इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप चिंता मत करो, बस मेहनत करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बात तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप सीख जाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, क्या फैराडे है, हेनरी है, पास्कल है, वेबर है। तो फटाक से अपना आंसर पहले लगा लो, और आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है जी, वेबर होता है जी। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए अब आपको देखो, फैराड किसका था, तो धारिता का। हेनरी किसका था, तो प्रेरकत्व का था। पास्कल किसका होता है, तो दाब का मात्रक होता है। उसके साथ जो भी ऑप्शन थे आपको सभी उनके क्लियर जीनियस फैक्ट के द्वारा कर दिए गए हैं।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये शायद अग्निवीर का 30 क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? देखिए, आप मात्रक को मापन पहली सीरीज है, अच्छी तरह से आप रिवाइज कर चुके होंगे और उम्मीद है आपको धीमे धीमे पढ़ते चले जाएंगे और आपका भी एनालाइसिस सही होता जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? क्या वाट है, ओम है, कूलाम है, न्यूटन है? तो जल्दी से आप लगा लीजिए और सही आंसर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए, और जीनियस फैक्ट आपको और बताने वाले हैं भाई साहब। शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का आपको पता चल गया ओम, आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन। ठीक है, उम्मीद है मेरे सभी लाडले बच्चों, मेरे सभी साथियों, सभी दोस्तों, आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप सब कुछ सीख पाए होंगे, आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। अगर 1% भी आप में आपको कुछ नया प्राप्त हुआ है तो मेरे ये मेहनत सफल हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप अगली सीरीज भी जल्दी से आप तक पहुंचेगी और आप इसको लगातार देखते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू।